में सिर्फ 9 मई का मुतालबा था, अब मैंने उसके अंदर 26 नवंबर का मुतालबा उसमें शामिल कर दिया। 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस JIT की सरबराही करें। हमने एक ऑफर दी है, लेकिन हुकूमत की अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। हुकूमत का रिस्पांस हम वेट करेंगे। जो हमारा टाइम है 15 से पहले अगर हमारी बात हो सकती है तो इसके बाद फिर हम देखेंगे, लेकिन हमारे पास बहुत काफी ऑप्शंस हैं एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए। जमीन साहब का ताल्लुक है, फौज का एक इंटरनल मामला है, उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके कैसे चार्जेस पे ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है, हमारे साथ कोई लेना देना। जो सियासत में तकसीम और नफरत के बीज बोए थे, आज वही फसल आप खुद काट रहे हैं कि आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की कोशिश की, इसमें जो मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। इनके 3 हमले नाकाम हुए, अल्लाह के फजल से इनका सिविल नाफरमानी वाली कॉल भी नाकाम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी अल्फा। जनरल फैज हमीद साहब रिटायर्ड DGI उनको चार्जशीट कर दिया गया है, लेकिन साथ ही ये एक सवाल उठना शुरू हो गया है कि जब जनरल फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है तो अब खान साहब अपने आप को कैसे बचा सकेंगे। अब सवाल यह है कि जनरल फैज हमीद का इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है, और क्या जनरल फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होगा तो इमरान खान साहब का भी ट्रायल होगा। ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसे वज़ीर अंसार ने मुल्क दुश्मनी करार दे दिया है। अब अगर मुल्क दुश्मन है ये पार्टी तो क्या इनके साथ मुज़ाकरात हो सकेंगे, ये भी एक सवाल है। आज के शो में इसे भी डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा आ गया है कि 9 मई के साथ साथ 26 नवंबर के पर भी एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और उस जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर तरीन जजेस को शामिल होना चाहिए। क्या ये मुतालबा वैलिड है, बेहतर है, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, सीनियर वकील है, माहिर कानून है। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक भी है। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। आप साहब ये फरमाइएगा सर, ये जनरल फैज हमीद साहब और इमरान खान साहब का क्या ताल्लुक है, क्यों ये कहा जा रहा है कि अब इमरान खान साहब की बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौर साहब, एक तो ये है कि जो आज की प्रेस रिलीज़ आई है उसके अंदर जो एक उन्होंने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, एक्सीड ऑफ अथॉरिटी या उसके अंदर जो पर्सनल गेन हासिल किया था, ये उस हद तक पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के नीचे जो है वो चार्ज फ्रेम किया गया है। और इसका जो इनिशिएटिव प्रोसेस था वो आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब फैज़ाबाद धरना चल रहा था तो वहाँ के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी के जो ओनर है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, टॉप सिटी जी, और अल्टीमेटली वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भिजवाया, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है उसके ऊपर एक मेजर जनरल की सरबराही में एक इंक्वायरी की। और जब उस इंक्वायरी के अंदर कुछ सब्सटैंशियल चीज़ें आई तो फिर उसके बाद जो सेक्शन 73 है पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट का, उसके अंदर उनकी कस्टडी ली गई। और कस्टडी लेने के बाद जो है जो अगला प्रोसेस है वो आपका कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, यानी कि प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर। और वो प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर ऐसी एविडेंस थी कि जिसके अंदर आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने जो 12 अगस्त को उनकी अरेस्ट थी या मिलिट्री कस्टडी थी उसके ऊपर उन्होंने कर दी है। अब ये है कि ये प्रोसेस जो है ये बिल्कुल चलेगा, और जो आपका रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके मुताबिक सारा प्रोसेस होगा। इन्हें राइट ऑफ काउंसिल भी होगा, इनको क्रॉस एग्जामिनेशन का भी होगा, ये अपने गवाह भी ला सकते हैं। और उसके बाद ये है कि ये अपने आप को एज ए फिटनेस के तौर पे, या उसके बाद ये है कि ये ओथ के ऊपर भी स्टेटमेंट दे सकते हैं जो सेक्शन 340 या 342 है। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये वो पार्ट है जो उन्होंने जुडिश एक्सरसाइज एक्सीड किया था ड्यूरिंग द सर्विस इन द पाकिस्तान आर्मी। अब दूसरा जो इंसिडेंट है उसके अंदर ये है कि वो इंसिडेंट है आफ्टर द रिटायरमेंट, और उसके अंदर ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है जिसकी तरफ आप इशारा किया है, अगर उसके अंदर सब्सटैंशियल एविडेंस आती है 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, चूंकि पूरे मुल्क के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है और उसके अंदर 200 से ज़्यादा आपके आउटब्रेक्स हुए, 62 से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं या आर्मी इंस्टॉलेशंस उनके ऊपर अटैक किया गया, तो कोई ना कोई तो उसके पीछे होगा जिसको डिग आउट करना चाहिए। और अगर डिग आउट जो है उसके अंदर एक ऐसी एविडेंस आ जाती है तो उसके अंदर जो जो भी मुलव्विस होगा उसको ये है जो पहला प्रोसेस जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का है
अगर वो इन्वेस्टिगेशन इस नतीजे पे पहुंचती है कि सब्सटेंशियल या क्रेडिबल एविडेंस उसके अंदर है, तो फिर उन सारे लोग जो इसके अंदर मुलव्वस है उन्हें सेक्शन 3 के जीते जो है वो आर्मी की कस्टडी में लिया जाएगा और फिर एक चार्ज फ्रेम होगा और उसका आगे प्रोसेस वही है कि अगर उन्हें सजा होती है, मिलिट्री ट्रायल होगा। फिर अगर एविडेंस आ जाती है, और जो आज हिंट आया है उसके अंदर मेरा ये ख्याल ये है कि अगर एविडेंस सब्सटेंशिएट कर दी जाती है तो जिस तरह उनका रेगुलर सर्विस के अंदर आया है, मुमकिन है कि वो एविडेंस ऐसी हो जिसके अंदर सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है और उसके अंदर जो भी शख्स आएगा उसको है। अब ये है कि जो उसका अगला प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि उस प्रोसेस के अंदर जो है वो सजा जो है वो 2 साल से लेके डेथ तक जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन इन दोनों सजाएं अगर होती हैं तो उसके अंदर यह है कि कंफर्मेशन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं, फिर उसके बाद राइट ऑफ अपील जो है वो सेक्शन 132 के नीचे प्रोवाइडेड कर दिया गया है और उसके बाद अगर आप मुतमिन नहीं है तो हाई कोर्ट के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर, या फिर भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 185 के अंदर, और फिर भी मुतमिन नहीं है तो आर्टिकल 188 के अंदर जाएंगे। एक चीज बड़ी वाज़ेह उसके अंदर है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 52 साल से जो एक प्रैक्टिस चल रही थी सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है, सिविलियंस 3 तरह के, एक वो है जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और इस केस में जो अमेंडमेंट आई थी कि 5 साल तक आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर कोई भी आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर नहीं आ सकता। दूसरे वो सिविलियंस हैं जो पाकिस्तान के शहरी हैं और तीसरे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, चाहे वो इंडियंस हैं या अफगानी हैं जो दूसरे ममालिक से हैं जी। तो उन तीनों सिचुएशंस के अंदर वो जजमेंट तो आई थी 23 अक्टूबर की जिसके अंदर वो 67 के अमेंडमेंट्स को अल्ट्रा वायरस किया था, लेकिन 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी उन्होंने उसको सस्पेंड किया। अब सारे लोग अगर मिलिट्री कोर्ट की वायलेशंस के अंदर आएंगे यानी कि मिलिट्री एक्ट के अंदर, तो उनको आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कई दफा होल्ड किया हुआ है कि ना इससे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फर्क पड़ता है, ना कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, ना डिस्क्रिमिनेशन है और ना ही इससे कोई एक्यूज के राइट्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। एक स्पेशल फोरम है, उस स्पेशल फोरम दुनिया के जिस तरह दूसरे ममालिक 35 के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी हर जगह आपके ट्रिब्यूनल्स हैं उसी तरह होता है, सिर्फ एक स्पीड इसके अंदर है कि जल्दी फैसला होता है और हमारी जो मिलिट्री कोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया में 7वें नंबर पे और गलभूषण तक का ट्रायल जो था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपका एंडोर्स किया। फैज साहब देखिए, ये जो जनरल फैज हमीद साहब के बारे में आज प्रेस रिलीज निकली है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो उनका मिलिट्री ट्रायल का रास्ता हमवार हो रहा है और किसी वक्त भी उनको फौज की कस्टडी में दे दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि 9/11 जो है वो जनरल फैज हमीद और आप दोनों ने मिलकर कैसे किया था। तो आपका क्या ख्याल है, ये इमरान खान साहब उस साइड पे ले जाए जा रहे हैं? 9/11 कौन सा? सॉरी मैं 9 मई कह रहा हूँ 9 मई मैं तालिबान वाले साढ़े गल पा दिता जी। अच्छा 9 मई 9 मई को नहीं। बात यह है कि जनरल फैज का जो एहतसाब है, जो मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी है, जो मैंने उससे इन्फर किया है, हाफिज साहब ने तो एक पूरी आपको हिस्ट्री पढ़ दी कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कितनी इंस्टॉलेशंस भी पता नहीं 62 में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं शामिल। जो जनरल फैज हमीद का एहतसाब है ये तो इदारे का इंटरनल मामला है, ठीक, उस पर तो कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो तो क्योंकि एक फौजी हैं और वो सब्जेक्ट टू मिलिट्री लॉ है, ठीक। एज फार एज सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो, वो इमरान खान साहब हो या बाकी सिविलियंस हों, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं इंटरनेशनल लॉज में भी और नेशनल लॉज में भी। उन पैरामीटर्स को पूरा करने में अभी उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक। 9 मई में क्या वो हाजिर सर्विस थे तो फिर और चीज़ होती है, क्योंकि एक रिटायर्ड आर्मी जो अफसर है उसका सियासत में हिस्सा लेना उनके अपने रूल्स की तो खिलाफ वर्जी हो सकता है, लेकिन बाकी लोग सियासत में तो सिविलियंस तो किसी तरह भी हिस्सा ले सकते हैं, ठीक। लेकिन वो अटैक नहीं कर सकते आर्मी तंसीबात के ऊपर। तंसीबात से अब बात यह कि तंसीबात जो है 9 में जो है वो काफ़ी पोलिटिसाइज्ड इवेंट है। इस तरह से इवेंट है कि वो पिक एंड चूज करके उसको एक्लिप्स किया गया है। मुराद रास, अंदलीब अब्बास समेत बहुत सारे लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ी मौके पे मौजूद थे, उन गाड़ियों में मौजूद थे जिसमें खदीजा शायद भी शामिल थी। मुराद रास के में आईजी पंजाब ऑन रिकॉर्ड है कि उनकी सबसे ज़्यादा जो है वो कॉल्स हैं, ठीक। उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान ज्वाइन की तो उनके ऊपर 9 मई नहीं लगा। इस समेत बहुत सारे लोग और हैं जो कि 9 मई में पहले मुलव्वस करार दिए गए, फिर जैसे जैसे उन्होंने पीटीआई को छोड़ा वो उससे बरी ज़िम्मा करार दिए गए।
ये जो सारे मुकदमे इस वक्त हैं, तकरीबन एक शख्स के ऊपर 32-34 पर पर्सन जो है वो मुकदमे पूरे पाकिस्तान में हैं। उन मुकदमात में क्या इल्ज़ामात हैं? वो भी इल्ज़ामात यही हैं तकरीबन, मिलते जुलते हैं। तो बात यह है कि मेरा सवाल यह है कि जिस इवेंट को आपने इतना पोलिटिसाइज कर दिया है, क्लिप्स हो गया है इतना बैडली, तो फिर आप उसको मिलिट्री कोर्ट में सिर्फ इंसाफ तो नहीं होना ना, इंसाफ होते हुए नजर भी आना चाहिए। ठीक है। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो ट्रायल होते हैं ये पूरी दुनिया में, इन पे सबसे ज्यादा जो बड़ा ऑब्जेक्शन ये होता है कि ऑब्वियसली क्योंकि ये बिहाइंड द क्लोज डोर्स होता है, ठीक, उसमें अगर इंसाफ हो भी, खासकर मैं सिविलियंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, मिलिट्री टू मिलिट्री, तो दैट इज नॉट माई टॉपिक। सिविलियंस का ट्रायल जो है वो आम सिविलियन अदालत में होना चाहिए। सही। एटीसी के जजेस जो हैं वो जो इस वक्त लगे हुए हैं वो भी तो मामला कर रहे हैं। क्या आपको, तो आपका ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाना चाहिए इमरान खान साहब का केस? मिलिट्री कोर्ट में जाना भी नहीं चाहिए, उसके पैरामीटर्स भी अभी तक तो देखें, अभी तक तो तफ्तीश की बात हो रही है। जब वो मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे तो फिर उसका भी लॉ है, उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट है जिसमें हुकूमत ने ये बयान दिया हुआ है कि जो भी अगर वो मामला होगा तो एज पर लॉ पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, मजिस्ट्रेट के सामने आपने फिर वो देखना है कि वो इल्जामात क्या हैं। ठीक हो, वो इल्जामात इस नौयत के हैं और उनके खिलाफ फिर जब मजिस्ट्रियल फैसला होता है तो उसके खिलाफ फिर आप अपील में भी जा सकते हैं, रेट जुरिस्डिक्शन में भी जा सकते हैं। तो एक लेंथी प्रोसेस है। और दूसरा इंटरनेशनल लॉज और इंटरनेशनल अफेयर्स को भी आप भूलें नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि हमारे साथ तीसरे वकील भी हैं, बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर वकील साहब, ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट का क्लेम है कि देखें जी खान साहब ने क्या किया था, फिर जनरल फैज हमीद ने क्या किया था, अब इनका वक्त आ गया है, एहतसाब होकर रहेगा, फैसला होकर रहेगा। तो आपने ये पहले से कैसे फैसला कर दिया है कि खान साहब भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और 9 मई जनरल फैज हमीद ने और इमरान खान साहब ने दोनों ने मिलकर किया था और दोनों का मिलिट्री ट्रायल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दीगर जो दोनों मेरे भाई बैठे हुए हैं, वकील भाई भी हैं, पैनलिस्ट है, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था। पाकिस्तान का 9/11 तो 9 में था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब फौजी तंसीबात पे हमला भी किया गया, ये तमाम तर चीज़ें की गई, जो एक अजाब बर्पा करने की कोशिश की गई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ऑफकोर्स यहाँ पे दूसरी जो बात है ट्रायल के हवाले से, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये गुजरांवाला की स्पीच आपको याद होगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो की थी, तो उस पर आधी से ज़्यादा तो यही वो चार्जशीट में जो चीज़ें आई हैं वही हैं जो उन्होंने उस टाइम मिल के खान साहब के साथ जो किया, और खान साहब को जिस तरह उन्होंने असिस्ट किया, खान साहब के कहने पे या अज खुद उन्होंने किया, तो ये तमाम तर चीज़ें तो अब एक इंटरनल मामला है। आर्मी में एक्ट के मुताबिक उनकी अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं जो कि कोर्ट नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के इनिशिएटिव पे फौज ने किया है ये सारा कुछ जो कुछ कर रहे हैं जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ? नहीं, ये देखें मैंने ये कतई नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हमने तो उस टाइम भी कहा था जो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात, झूठे केसेस बनाए गए, जिस तरह टॉप टियर लीडरशिप से लेके नीचे तक जो है तमाम तर लोगों को, पार्टी के लोगों को, अदरवाइज जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया और उसके बाद फिर जो इस मुल्क के साथ किया गया, इस मुल्क की इकॉनमी के साथ किया गया, अपने नेफेरियस पॉलिटिकल डिजाइन्स को मीट करने के लिए कोई हद नहीं देखी गई, तमाम तर हदें पार की गई। और रिटायरमेंट के बाद भी जो जिस तरह मामला चलते रहे, जिस तरह असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही थी, अब ऑब्वियसली बात तो यह है कि एक इदारे के सरबराह तो वो रहे हैं, गो कि वो आंसरेबल खान साहब को ही थे। खान साहब तो खुद कहते थे कि मैं उनको DGISI के ओहदे से नहीं हटाऊंगा क्योंकि वो एक एसेट हैं। अब वो उसके अलावा भी कई दफ़ा उनकी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। वो तो उनका एक प्लान था और जामे प्लान था कि किस तरह जो है मैं इनको आर्मी चीफ बनाऊं, वो भी आपके सामने है। ये तमाम तर चीज़ें वो है, ये हकीकत है, ये मैं कोई अपने से अखज़ नहीं कर रहा। मेरे जो फैसल भाई हैं वो भी हैं और हाफिज साहब भी हैं, वो ये आपको कंफर्म करेंगे ये चीजें हुई। और ये इस पूरी हिस्टोरिकल एक पूरा जो है वो एक हिस्ट्री है, वो सामने। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं ना आपके सामने एक सीधा सवाल रखता हूं, और वो जो सवाल है उसका जवाब है, उससे चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से अनफोल्ड हो जाएंगी। क्वेश्चन ये है कि आप ये समझते हैं कि जनरल फैज हमीद साहब जब
हाजर सर्विस थे उस वक्त भी इमरान खान साहब की मदद करते रहे, और जब वो रिटायर हो गए तो फिर बाहर बैठ के भी वो खान साहब की मदद करते रहे। ये जो 9 मई का जो वाकयात हुए हैं उसके अंदर जनरल फैज हमीद और इमरान खान साहब दोनों इक्वली मुजरिम है। ये एक सवाल है, और उससे पहले छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद साहब दोनों मिल के ये सब कुछ करते रहे, और 9 मई जो है ना उसके अंदर भी दोनों जिम्मेदार हैं, ये आप ये समझ रहे हैं? जावेद चौधरी साहब, इसका सिंपल और सादा जवाब तो हाँ में ही है, और बिल्कुल ये एक ही सिक्के के दो रुख थे, या दो तरफ थी एक ही सिक्के की, तो जाहिर बात है टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन अगर कहा जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं होगी और कोई गलत बात नहीं होगी इसको इस तरह कहना। ठीक हो गया। और आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए और उन्हें अफवाज पाकिस्तान के हवाले करना चाहिए ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकें वो? देखिए, ये मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता कि उनका मिलिट्री ट्रायल होना है या नहीं होना। मैं लीगल प्रोविजन जरूर बता सकता हूं। हाफिज साहब ने भी बड़े जामे अंदाज में आपको तमाम तर चीज़ों को बताया। मैं भी एक अखबारी जरीदे ने एक आर्टिकल शाया किया आज से कुछ माह पहले, उन्होंने कहा कि क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो मैंने कहा बिल्कुल जी, लीगली स्पीकिंग और स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग पॉलिसी तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें कुछ जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की, वो भी देखनी है। वहां पे ये है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है वो प्रोसीडिंग्स को जो है एस्यूम उस पर जुरिस्डिक्शन कर सकते हैं और प्रिजाइड ओवर कर सकते हैं। तो ये काफी चीजें हैं जो देखने वाली हैं, लेकिन देन अगेन ये हम तीनों के लिए नहीं है ये चीज डिसाइड करना कि उनका मिलिट्री कोर्ट में या मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। ये उस इदारे ने खुद डिसाइड करना है कि वहां से जो नेक्सस मिलता है, फैज न्याजी नेक्सस, तो वो कहां पे जाके उसका ताने बाने जुड़ते हैं और ये कहां पे जो है उसका मिलाप होता है। लेकिन बैरिस्टर साहब ये ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिविलियन है, तो सिविलियन का फैसला तो सिविलियन गवर्नमेंट ने करना। देखिए, सिविलियन का जो ट्रायल है, इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में 24 के 29 लोग थे, उनका भी हुआ और उनको सजाएं भी हुई। ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। इमरान खान साहब जब खुद वजीर आजम थे तो उनके अपने दौरे हुकूमत में इन लोगों का जो है, जो मैंने नंबर्स आपको बताए, आज अगर आप कोई अखबारी जरीदा उठा के देख लें उस टाइम से, तो आपको पता होगा कि इतने लोगों का बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी हुआ है और उनको सजाएं भी हुई हैं, इमरान खान साहब के अपने दौर में हुई हैं। ठीक हो। अच्छा फैसल साहब, वैसे आपको अंदाजा हो रहा है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट चाहती क्या है और क्या हासिल करना चाहती है? कुछ अंदाजा हो रहा है आपको? गवर्नमेंट सिलेक्टिव सब चाहती है, अकाउंटेबिलिटी जो सिलेक्टिव है। मौलाना फजल रहमान साहब रिकॉर्ड पे हैं नदीम मलिक साहब के साथ समा में, उन्होंने कहा कि पीडीएम की हुकूमत में जनरल फैज और जनरल बाजवा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो स्टेज किया, ऑर्केस्ट्रा एक ऑर्केस्ट्रेट। जनरल फैज अभी तो उस वक्त तक पेशावर चले गए होते। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना सर, उन्होंने कहा कि हम बैठे हुए थे तो ये सारी बातें वहां पे हुई। तो बात यह है कि अगर आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ मामला किया और फैसिलिटेट किया तो फिर उन लोगों को क्यों बख्शा जाए, और फिर ये सारी जो पीडीएम की उस वक्त जमातें थी जो हैंड इन ग्लव थी, को एक्यूज हैं उस सारे मामले में, तो फिर ये कैसे बचेंगे? अभी बच जाएंगे तो फिर बाद में आ जाएंगे अगर ये प्रेसिडेंट सेट होगा। यानी आपकी गवर्नमेंट जब आएगी सर, किसी और की भी गवर्नमेंट में फंस सकते हैं। ठीक, लाजमी तो नहीं गवर्नमेंट हमारी आएगी तो मामला और होगा। लेकिन वैसे जब ये अदम एतमाद हुआ था उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब DGSI नहीं थे, उससे वो तकरीबन 4-5-6 महीने पहले वो पेशावर जा चुके थे, कोर कमांडर थे पेशावर। मैं अर्ज कर रहा हूँ सर कि मौलाना 5-6 महीने पहले ही तो ये सारी मूव शुरू हुई थी। आपका ख्याल अगर नो कॉन्फिडेंस रात को सर, जिस मीटिंग की बात मार्च में हुई, वो मार्च 2022 में मीटिंग हुई थी। अच्छा, तो फिर इसमें जनरल बाजवा शामिल थे और जनरल अंजम थे उसके अंदर, ये जो DGSI थे उस वक्त। अच्छा, तो ये अगर मौलाना फजल रहमान साहब का ये स्टेटमेंट, मैं तो वो कोट कर रहा हूँ ना जो मैंने सुना है उनके में, तो ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? अक्रॉस द बोर्ड होनी है तो फिर पीडीएम की सारी जमातें जो है उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया जाए। ठीक, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है उनके खिलाफ एक स्टेज करना नो कॉन्फिडेंस, वो आईनी काम तो नहीं है ना।
जो जिसमें फिर जो असिस्टेंस मिली इनको, जो उस वक्त की हिरारकी थी, तो फिर ये तो फिर मामला एक जैसी चलना पड़ेगा, वरना तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, तासुब आ जाएगा। अब अगला सवाल है, क्या हो जाएगा। गवर्नमेंट इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करने में कामयाब हो सकती है, आपका ख्याल ये? देखिए, ये हुकूमत मिलिट्री ट्रायल में जाने के लिए ये कोई एक आसान बात नहीं है। ख्वाहिश हो सकती है बहुत सारे लोगों की, जैसे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि पीटीआई ख़त्म हो जाए, पीटीआई की सपोर्ट ख़त्म कर दें, उसके लिए रोज़ाना जो है वो एक नए नए हरबेज माए जाते हैं। लेकिन जो सब ये इसके पैरामीटर्स बहुत आए हैं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आपको नेशनल और इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ों को पार करना पड़ेगा। इमरान खान साहब का को तो जिस दिन वो 9 मई हुआ वो तो अरेस्ट थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी स्टेटमेंट भी मौजूद है जो कि चैलेंज नहीं हुई आज तक हुकूमत की तरफ से, फाइनल हो गई है। तो एक बंदा जो खुद अरेस्ट है, क्या 9 मई में जो ये जो गिरफ्तारी थी, ये जो कहा जाता है जी पहले से साजिश थी, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 9 मई को जो अरेस्ट होनी थी ये इमरान खान साहब को पता था? पता था तो किसने बताया? जिन्होंने किया फैज़ हमीद थे कहीं ना कहीं। अच्छा, वो उनको सारी चीजें बता रहे थे। तो बाकी में आपने बड़ी सफाई दे दी पीडीएम की कि मार्च में हुई थी, तो उसमें तो पेशावर चले गए थे, सिटिंग कोर कमांडर थे, वो हेल्प नहीं कर सके। 9 मई में तो मेरे ख्याल में रिटायर भी नहीं हो गए थे, रिटायर हो गए, तो रिटायर होके इनको सारी बातें बता रहे थे और उनको जो है वो कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक, मतलब ये जो है ये कुछ दलील में थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई। जान नहीं है। देखिए, एक तरफ आप जो कह रहे हैं उनको आप पीडीएम को कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो उस वक्त मैं तो करेक्ट कर रहा था आपको कि उस वक्त डीजीआईएसआई नहीं, ये करेक्ट मौलाना साहब को करें ना, मौलाना को भी गलतफहमी हुई है। उस वक्त डीजीआईएसआई नहीं थे वो। अच्छा, और उन्होंने कहा जी डीजीआईएसआई की हैसियत तो आर्मी चीफ तो थे ना, बाजवा साहब, आर्मी वो तो उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हम थे उसके अंदर। तो बाजवा साहब के साथ सुलह क्यों? तो आपका ख्याल है बाजवा साहब को भी ट्रायल होना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं इनका जो बेनिफिशरी है, जो बेनिफिशरी पीडीएम की हुकूमत है, हमारे दोस्त है, भाई है हमारा अकील, इनकी हुकूमत पीडीएम में बेनिफिशरी नहीं है उस सारी चीज की। ठीक है, यही इल्जाम है ना, आप इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं ना आप, तो फिर इल्जाम तो इनके ऊपर ज्यादा भरपूर तरीके से लगता है। ठीक है, अच्छा मुझे ब्रेक लेने दें, लेकिन आप साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर ये वाकई फैसल चौधरी साहब का जो जवाब है ना जान है कि अगर आप इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद साहब को पकड़ना चाहते हैं तो जो बेनिफिशरी है सारे सिस्टम के, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? छोटी सी ब्रेक हो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये फरमाइए आप साहब, ये जो कहते हैं कि सिलेक्टिव किस्म का इंसाफ है, कल को ऐसा ना हो कि इन सब को छोड़ दें और बाकी सबको पकड़ लें। और वो कहते हैं जो बेनिफिशियरी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, बिलावल भुट्टो साहब भी थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे, एमक्यूएम भी उसकी बेनिफिशियरी थी, जो अदम एतमाद हुआ सारा, तो वो भी तो जाहिर है वो कहते हैं जी फौज पीछे थी उस वक्त से। उनका ट्रायल बात यह है कि इस वक्त जो बहस की जा रही है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस की बात की जा रही है, और क्रिमिनल ऑफेंस वो है कि जो 9 मई को एक इंसिडेंट हुआ है, और ये ऐसा एक इंसिडेंट है कि पूरे मुल्क के अंदर ये इंसिडेंट्स आपको सामने आए हैं, और सारों के सारों का जो रुख था वो पाकिस्तान के इन इंस्टीट्यूशन साजिश थी। अगर खान साहब उसमें शामिल थे, अगर 76 साल तक ये कभी भी नहीं हुआ और यकदम इसका रिएक्शन जो है वो सारा इन जगहों पे आया है, तो कोई ना कुछ चीज़ तो होगी। और दूसरा ये है कि ये वो इंसिडेंट्स थे जो उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वाले थे, यानी कि 9 मई के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर 2 थे। एक उसके अंदर ये था कि फौज के अंदर जो है वो एक बगावत का एलिमेंट था कि आप फौज के अंदर जो है एक ऐसी चीज, जो भी एविडेंस पे आएगा ना, देखें जो एविडेंस अगर क्रेडिबल आएगी, पाकिस्तान के फॉर्मर DISI को अगर आप ट्राई कर रहे हैं या फॉर्मर जनरल को कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो क्या आप समझते हैं सिटी वाले में या अपना नहीं दोनों गया ना, तो चार शीट्स है ना जी, नहीं चार शीट वही टॉप सिटी वाली, टॉप सिटी एक साइड पे, उसके अलावा आज देखे ना तफ्तीश है। अच्छा देखे ना तफ्तीश भी उसके अलावा भी है। नहीं ये कि जो पहला एक मेरा सवाल इसमें काइंडली उस पर भी रोशनी डालिएगा। इतने सीरियस आप जो एलिगेशंस हैं, बिल्कुल काफी सीरियस एलिगेशन, इसमें फिर पिक एंड चूज क्यों किया गया? बंदे क्यों छोड़े गए हैं? बंदे क्यों इसमें निकाले गए हैं? यानी पहले जो बंदे जो मौके पे मौजूद थे
उनको बीच मुराद में रास की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं दिलीप अब्बास की भी बात कर रहा हूँ, मैं बाकियों की भी बात कर रहा हूँ। पिक एंड चूज पर क्यों किया या तो फिर अक्रॉस द बोर्ड हो। देखें, इस हद तक चौधरी साहब जो आपकी बात है बिल्कुल उसके अंदर वजन है कि अगर लॉ की किसी ने वायलेशन की है तो पिक एंड चूज नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर लॉ की वायलेशन करके अगर उसके अंदर कोई एक्सक्यूज कर लेता है या माफी मांग लेता है उस चीज के अंदर और आइंदा से तौबा कर लेता है, माफी नहीं तो आपके सामने हुआ होगा जो है। लेकिन दूसरा ये है कि आप तरफ अगर इमाम खान साहब माफी मांग लेते तो ये भी वो तो बार बार आप देखें डीजी ISPR ने कहा भी था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जी आपको इसके अंदर जो है अपना एक क्लियर व्यू लेना पड़ेगा। देखें ना, एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी जो 9 मई का हुआ था उसको हम मजम्मत करते हैं, दूसरा उसके अंदर ये कहते हैं नहीं साइमल्टेनियसली कि इसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी है, तीसरा उसके अंदर ये है कि PTI को इसके अंदर टारगेट किया गया है। तो ये जो एक पॉलिटिकल डायकॉटमी है, मेरा ख्याल है कि PTI जितनी देर तक उससे नहीं निकलेगी उतनी देर तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। दूसरा आपका ख्याल है कि उनको चाहिए माफी मांगे? नहीं, क्यों नहीं मांगनी? मुझे ये बताएं कि आप अगर कहते हैं हमने किया ही कुछ नहीं, माफी, तो यही तो इशू है। देखिए माफी मांगनी, देखिए एक सेकंड साबित करो ऐसी शामिल, तो यही है ना। देखिए अब वो साबित होगा ना, अगर पाकिस्तान के फॉर्मर DGI तो फिर तो फिर माफी हूं तुसी माफी हुण मंगवाई जा रहे हो, साबित तुसी बाद चो करो। देखे ना, देखे चौधरी साहब ये देखे ना आप, याद तो देखे ना इमरान खान आग लगाते हुए थे। देखे इमरान खान वो कोर्ट कमांडर हाउस में थे, इमरान खान समेत राय कोई नहीं है। मुझे बताएं कौन सी यास्मीन आशिर टैंक पे चढ़ी हुई थी कि वो सुन गाड़ी पे चढ़ी हुई थी, तो क्या कह रहे अंदर ना जाना बच्चे अंदर ना जाना, पहले वहां लेके गई ना। 1.5 साल तुसी उन्होंने 1.5 साल किस खुशी में उन्होंने को जेल में रखा। इस साइड पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप गए हो है ना सर? इधर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप कहते हैं कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल 184(3) के अंदर गए हैं ना। देखिए यानी ये भी सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया, नहीं तो है ना नहीं सर का ट्रायल मिलिट्री में नहीं हो रहा। खुदा का खौफ करें, सारे अपना तुसी गोंगलू गंडे टमाटर गाजरे मिला दिए हैं। देखें ना, यही तो यास्मीन आशिर साहब का केस एक वजह है लाहौर में चल रहा है, बेल नहीं लग रही। देखिए मैं आपको बताऊं, मुशा महमूद कुरैशी साहब को साइफर में सजा मुअत्तल हुई, उनको 9 मई में सर 1 मिनट अपना एजाज चौधरी साहब को आप हफिम्स अपना RIC लेके जाते हैं, टीका शीका करा के फिर उधर 1.5 साल से महमूद रशीद और वो अपना हमारा उमर सरफराज। बात यह है कि आपने 1.5 साल में उनके ऊपर कोई साबित ही नहीं हुआ, तो 1.5 साल बात की दे दी आपने। ट्रायल चला ही नहीं है, नहीं ट्रायल नहीं चला तो ये इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन का मसला है या अपना जो बेचारे अंदर नहीं है उनका मसला है। अभी देखे ना, आपने इन्वेस्टिगेट करना है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एडजुडिकेट करना है, आप सेंटेंसेस को अनाउंस इन्वेस्टिगेशन में आपने ये फैसल चौधरी 9 मई में शामिल था, फैसल चौधरी ने PTI छोड़ी, फैसल चौधरी बरिल जमा, ठीक है जो बंदा PTI में कभी शामिल भी नहीं था, ठीक है, वो आपने धर लिया 9 मई में, ठीक है। 9 मई में पैरेलल इकोनॉमी जनरेट हुई है हमारे पुलिस वालों की, तो वो काट दिया अपना जी। जो बंदा उधर पेट्रोल डलवाने गया था उसको भी ID परेड में रखा है, ATM मशीन पे बेचारे जो खड़े थे, कोई बेचारे वैसे ही अपना वहां पे तमाशा देखने खड़े हो गए, उनको भी देख लिया। यार आपने वीडियो जो रिलीज की हैं उन बंदों को, वो कौन है बंदे जो बीच में तोड़ फोड़ कर रहे हैं? उसमें कोई एजाज चौधरी था, महमूद रशीद था, उमर सरफराज था, फोन है एजाज चौधरी साहब का कि हम नहीं तो फोन वाला महमूद राज को क्या नाम है, देखना वो राज को छोड़ दिया, नहीं अजय रहने देना, वैसे मुराद राज को वो छोड़ दिया, मुराद राज को छोड़ दिया आपने, ये कहते हैं तो एजाज चौधरी गरीब को क्या आप माफी मांग रहे हैं एजाज चौधरी साहब? क्या किससे माफी? रियासत से? नहीं, रियासत से बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए अगर जुर्म हो तो। कोई अब मुझे आप कहें कि आप 9 मई में आप माफी मांगे। बैरिस्टर अकील साहब, वैसे ये पिक एंड चूज का सवाल जो है ना पिछले 1.5 साल से चल रहा है कि जो लोग IPPs में शामिल हो गए थे आपने उन सबको माफ कर दिया, आपने कहा जी बहुत अच्छा जबरदस्त हो गया, ये तो ठीक हो गए, और इन्होंने सियासत से ताइब होने का ऐलान कर लिया। फिर उन्होंने एक दूसरी सियासी जमात से उन्होंने सियासत भी शुरू कर दी, और जो दूसरे लोग जो किसी और साइड पर नहीं गए वो धर लिया आपने। नहीं जावेद चौधरी साहब, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पिछले 1.5 साल से पूछें, फैसल मेरा भाई है कि यहाँ पे तो चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ। ये भी 5 तारीख को चार्ज फ्रेम हुआ है GHQ हमला जो आरा बाजार वाली FIR है उसमें। इनसे पूछे ना कि इनके लोग जो वहां पे 129 के 130 लोग हैं, वो कभी एक आके कहता है कि जी माफी हाजिरी की दरखास्त है, कभी दूसरा आके कहता है जी आज मैं पेश होने से कासिर हूं। तो ये भी तो पूछे जो डिलेइंग टैक्टिक्स करते रहे, जो अदालतों के साथ आंख में चोली खेलते रहे। चलान अभी 1.5 साल बाद क्यों नहीं आया?
देखें अकील भाई, इंटरम चलान तो जमा हो गया ना, 13 के चलान नहीं आए अभी तक, और चलान पुलिस में जमा कराने होते, जज साहब ने नहीं जाके घर में बनाने होते। ये चलान इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन में डिले कौन करा रहा है? देखें, ये तो हुकूमत का काम है ना सर, इन्वेस्टिगेशन अदालत का काम है। देखिए, अदालत ना पाई जाओ ना सारी चीज। बिल्कुल प्रोसिक्यूशन नहीं अदालत तो नहीं पाई जा रहे, लेकिन देखो ना, तुसी भी तो एग्जामिशन थी ते माफी हाजिरी दरखास्तां काट दो ना, वो चलन दो निजाम सिस्टम, अदालत ही नहीं चलाना है सर। चलान आएगा, 173 का चलान जब तक नहीं आता चार्ज फ्रेम हो जाता है। देखें, बात यह है चौधरी साहब, देखें जो चलान जमा है, जितने चलान जमा उसको पोलिटिसाइज किया गया है, और उस पोलिटिसाइज करने के अंदर जो है नहीं, और उसके अंदर जो पोलिटिसाइज किया है उसके अंदर जो ज्यादा रोल है वो पीटीआई का है, और पीटीआई ने लोग गिरफ्तार नहीं, देखे ना, मुझे ये बताया, मुझे वो तो अपनी जान छुड़ा रहे हैं। देखें, बात ये है कि ये सारी चीजें जो है वो आपकी फोरेंसिक एविडेंस है ना। अगर कुछ शख्स वहां पे मौजूद है जब ट्रायल स्टार्ट होना है, अगर उसके खिलाफ एविडेंस आएगी उसे कन्विक्ट करना, कई बंदे जो है आप मुझे कैसे सजा होगी? नहीं 173 की अभी रिसेंटली जो है, तो क्या आप इससे अंदाजा ये कर सकते हैं 13 केसेस के चलान सिर्फ पिंडी में नहीं आए? नहीं, देखे ना, ये चीज ये है कि ये टेक्निकल चीजों के ऊपर जाके जो असल इशू है उसको डाइवर्ट करते हैं, और डाइवर्ट करके उसके अंदर प्रोसिक्यूट करना वो आपसे हो नहीं रहा क्योंकि सबूत नहीं। वो आ जाएंगे ना, अब आ जाएंगे, 1.5 साल बाद काम शुरू हो गया, 1.5 साल लगा है आपको, 4 फेल होने के बाद हो जाएगा। आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइएगा, ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, वज़ीर साहब ने कह दिया मुल्क दुश्मनी है, तो आपको ये कैसे नजर आ रही है मुल्क दुश्मनी? ज़ाहिर एक पार्टी उसका हक है कि वो कुछ भी कर सकती है, तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी को ये हक क्यों नहीं देना चाह रहे? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब, ये सिविल नाफरमानी जो है पाकिस्तान तरीके साफ कह रही है हमारे राइट्स हैं, हमारे हकूक हैं, हमारे हक हैं, जो हम करना चाहते हैं करने दें, आप उसको मुल्क दुश्मनी करार दे रहे हैं। कहीं बगावत का केस तो नहीं बनाना चाह रहे इमरान खान साहब के ऊपर एक और आप? नहीं, देखें जावेद चौधरी साहब, बसात एहतराम मैं कहूंगा कि सिविल नाफरमानी कौन से आइन के आर्टिकल में लिखी है कि उसकी इजाजत है कि वहां पे जो है आप सिविल नाफरमानी की इजाजत दे दें? क्या इमरान खान साहब ने खुद सिविल नाफरमानी पहले नहीं की? ये ऐसे टैक्टिक्स तो वो पहले कर चुके हैं। बिल उन्होंने अवाम के सामने जलाया, खुद अपने घर में इतने बड़े बड़े जो है सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। अवाम का तो बिल्कुल कोई नहीं सोचा गया ना उनकी बिजली और गैस का बिल। अवाम को ये तैश और इश्तियाल दिलवाया गया कि आप बिल ना पे करें जी, कुछ भी नहीं होगा। जब लोगों के मीटर कटना शुरू हुए तो लोगों ने कहा ये तो खुद भी शायद जो है कोई जहनी तवाज़ुन नहीं है, तो शायद बेहतर है कि हम अपने बिल पे अदा कर दें, हमारे तो कनेक्शन कट रहे हैं। यहां पे सिविल नाफरमानी की बात करते हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पैसे ना भेजें। अभी इस महीने की आप देखें तो 29% इंक्रीज आई है आपके जो फॉरेक्स जो बाहर से रेमिटेंसेज आती हैं। सेकेंडली मैं आपको ये जरूर बताऊं कि वो जो पैसे भेजते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई हैं, हमारे बहुत से पाकिस्तानी पाकिस्तान पैसे भेजते हैं जो दियारे गैर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे भेजते हैं अपनी फैमिलीज को। वो पैसे भेजते हैं पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टीज या अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो उनका बिल्कुल राइट है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो पैसे भेजें अपनी फैमिलीज को यहाँ पे। लेकिन परेशानी नहीं होनी चाहिए, अपनी फैमिली को पैसे भेज रहे हैं तो खान साहब क्या पूरा पाकिस्तान, लेकिन मुल्क के साथ दुश्मनी है ना, तो पैसे भेजते रहेंगे, उन्होंने अपनी फैमिली को भिजवाने। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये मुल्क दुश्मनी तो है ना। आप लोगों को देखें, इश्तियाल तो दिलवा रहे हैं, कोई आपके डाई हार्ड सपोर्टर्स जो कि हमने देखा कि एक फैन बेस तो बाहर एग्जिस्ट करती है इनकी, जो कि ये कुछ भी कहें, झूठ बोले, सच बोले, जो भी कुछ कहें, वो इनको फॉलो तो करते हैं, अंधे होके फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियसली कोई रैशनल या रीजनिंग तो वो नहीं देखते कि क्या है, लेकिन वो कहते हैं जी इसने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। कल्ट फॉलोइंग तो इसी को कहा जाता है ना। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे आप सब अगर ये ऐलान कर भी देते हैं सिविल नाफरमानी का तो क्या फर्क पड़ जाएगा जी? कौन सा लोगों ने मान लिया? देखें चौर साहब, दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। किसी जगह आपने सुना है कि इस तरह सिविल डिसोबीडियंस के अंदर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हो और इस तरह की वो स्टेटमेंट्स जारी करे? क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रीजनेबल हैं? आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर किस शख्स ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया? आपकी एक पोलिटिकल स्ट्रगल है, उस पोलिटिकल स्ट्रगल के अंदर आप एक पोलिटिकल डायलॉग के अंदर आप डायलॉग करते नहीं है। आपके नजदीक अब देखें
करने के लिए पूरी कमेटी बनाई। नहीं वो कमेटी नहीं वो कमेटी खुद ही है ना, खुद ही कहते हैं कमेटी है, खुद ही कहते हैं कमेटी जाए ना, खुद ही कहते हैं कमेटी और हो गई है, खुद ही कहते हैं कमेटी का मैंडेट और है। ना आपको पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पसंद है, यानी कि ना आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मानते हैं, बावजूद इस चीज के कि आप 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा है। ना आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या जजेस जो है उनके ऊपर आपका ट्रस्ट है, ना उसके बाद आपका पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ट्रस्ट है, ना आपका पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रस्ट है, ना उनके साथ इंटरेक्ट करते। आप चाहते क्या हैं? आप क्या ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमारे अलावा को हो ना, दूसरों के अलावा, और हम इसके अंदर चले? तो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके अंदर टॉलरेंस भी आनी चाहिए, उसके अंदर स्पेस देनी चाहिए, एग्जिस्टेंस बनवानी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अभी जो उन्होंने स्टेप दिया सिविल डिसोबीडियंस का, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो है किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। और ये चीजें अगर कंटिन्यूसली जारी रही तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीटीआई के बहुत कौन इंसाफ दे, कौन इंसाफ दे जिसके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन दे, जिस तरह से गोलियां मारी गई, एहतजाज में जो पीटीआई को क्रश किया गया, निशान आपने ले लिया, इलेक्शन 8 फरवरी को जीते, ये 47 आपने फ्रॉड किया, एमएनए और एमपीएस के साथ आपने उनको मारा, उनके घर तोड़े, उनके बच्चे उठाए, आप सुप्रीम कोर्ट है और ये एक नैरेटिव जा रहा है। नहीं, आप 5 मेंबर बेंच जो है हाई कोर्ट का, चौधरी साहब ना आपको सुप्रीम कोर्ट पसंद है, आप चाहते हैं, आपने मीडिया के ऊपर गैगिंग कर दी, सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन आपने कर दिया, कोई बंदा जो आता है उसको आप मारना शुरू कर देते हैं, एहतजाज तरीका आप नहीं करने देते हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी साहब सारे केसेस के अंदर रिलीफ दी है, फिर कहते हैं चीफ जस्टिस वो चीफ जस्टिस कहते हैं मेरी पार नहीं, फिर ये करते हैं। नहीं, इस तरह आवाज ऊंची करने से देखा ना, किसी चीज के अंदर लीगल आर्गुमेंट कोई नहीं है, पॉलिटिकल बात करते रहेंगे। नहीं, पॉलिटिकल बात है ही पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स ही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी पॉलिटिक्स है, अगर पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान भी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान बुरी चीज है तो ना करें आप। तो उसका फिर जो लोग जो इसमें जो बैठ के नो कॉन्फिडेंस मोशन कराते रहे हैं वो ना करते ना पॉलिटिक्स, तो वो पॉलिटिक्स में आपने किसी से वोट मांगा है? फायदा क्या? नहीं, आपने किसी से वोट मांगा है? आप एमक्यूएम के पास गए हैं कि हमें छोड़े ना? गए थे आखिर नहीं, वो आखिर में, और वहां पे भी जाके आप एमक्यूएम से पूछे, वहां पे जाके भी वोट नहीं मांगा और उधर जाके बैठ गए। आपने बलूचिस्तान वाली जो पार्टी है उससे वोट मांगा है, आपने किसी से तो मांगा ही नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि वर्ल्ड के अंदर जो आना चाहिए नहीं आएंगे, जिसकी आपने बीवी और फैमिली को भी आपने प्रोसिक्यूट किया है, जिसके आपने एमएनए एमपीएस को उठा के तबाही उतार दी है, जिसके घर वालों की और घरों की तो इनकी गई, घर 5 बार तोड़ दिए गए, अपना उनके खड़ी फसलें उजाड़ दी गई, जालिम फिर भी वो हैं। तो फिर इनके जो डेफिनेशन जालिम और मजलूम की, उसका हल सिविल नाफरमानी नहीं, सिविल नाफरमानी जो है, तो अगर जो मुज़ाकराती कमेटी है, हुकूमत जो है, सारा पाकिस्तान गलत है, सारा पाकिस्तान आप सिविल नाफरमानी आप कहते हैं सारा पाकिस्तान है पीटीआई के साथ, हम सिविल नाफरमानी करते हैं, फरमाना क्यों लगाते हैं सर? आपसे डायलॉग करने बात यह है कि अगर सिविल नाफरमानी से इतना डर लगता है तो आप इंडल्ज करें, आपके मुल्क के शहरी है ना, आपके मुल्क के शहरी हैं। मुझे बड़ी हंसी आ रही है अपने भाई फैसल की बात पे, वो कहते हैं हुकूमत बात क्यों नहीं करती, पहले खास कहते थे मैं ऐसे फरमाइएगा सर, मैंने तो हुकूमत से बात नहीं करेगा, फरमाइए। देखिए मैं ये कहूंगा, मुझे अपने भाई की बात पे हंसी भी आई और दुख भी हुआ कि ये पिछले 9 महीने से ये कह रहे हैं कि हमने बात ही नहीं करनी इनसे, और आज कह रहे हैं कि हुकूमत हमसे बात ही नहीं करती। तो माजरत के साथ के बड़ा ही वैसे नहीं करनी, तो आपने तो कल मेरे साथ बैठ के कहा जी कि हम सोच रहे नहीं करनी, सो बिस्मिल्लाह ना सर, हम तो कह रहे हैं ना, यहाँ पे बात होनी हो जाएगी। मैं तो ये नहीं कह रहा की जमातें नहीं है, पॉलिटिक्स सिर्फ आप ही तो नहीं करते ना सर, आप वहीं तो फिर और भी जमातें करती हैं, आप वहीं पे तो रास्ता पानी अपना ढूंढ लेगा, सियासत अपना रास्ता ढूंढती है। आप बिल्कुल आप बिल्कुल रिकॉर्ड आपने हमने कब कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन बात ये मुझे हंसी आ रही कि पिछले 9 महीने से, आप मुझे ये बताएं, पिछले 9 महीने से तो हम कह रहे हैं कि हम, तारिक फजल साहब कुछ और कह रहे थे, आप कुछ और कह रहे हैं, राना साहब कुछ और कहते हैं, वो जो आपके वज़ीर इत्तलात हैं वो कुछ और कहते हैं। पहले घर बैठ के सलाह कर लो, कहना की है हर बंदा जो है हमारी सलाह एक ही है, हमारी सलाह एक ही है, हमारी पार्टी में जो कहते हैं वही है। अच्छा ठीक है, वह खत्म हो गया, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।